गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे मैग्नेट। मैग्नेट में जितने भी फॉर्मूला है आपका क्लास 12 के फिजिक्स के, सारे आज मैं आपको क्लियर कराने वाला हूं भाई। सारे आज मैं आपको क्लियर कराने वाला हूं। नमस्ते। नाउ स्टार्ट फिजिक्स। चैप्टर आज हम लोग पढ़ेंगे फिजिक्स में मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में आप लोग पढ़े हो, ऑस्टेट एक्सपेरिमेंट आप लोग पढ़े हो कि जब भी कोई करंट कैरिंग वायर से होके करंट फ्लो करती है तो उसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होती है। आप ये भी पढ़े हैं कि रेस्ट चार्ज प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड ओनली एंड चार्ज इन मोशन प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड ओनली। रेस्ट चार्ज प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्ज इन मोशन प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर कोई तार में करंट दौड़ती है तो मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होगा। जैसे मान लीजिए, कंसीडर करिए ये मेरा कोई तार है, इससे करंट दौड़ रही है, तो इसे आर दूरी पे इधर चारों ओर इसके चारों मैग्नेटिक फील्ड होगी। इसे आर दूरी पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसका हम लोग स्ट्रेंथ जानना चाहते हैं, उसका इंटेंसिटी जानना चाहते हैं। उसका स्ट्रेंथ क्या होगा, उसका इंटेंसिटी क्या होगी, उसका इंडक्शन क्या होगा, बात तीनों बराबर बात है। तो उसके लिए हम लोग जाएंगे एक वैज्ञानिक के पास जिसका नाम है ऑस्टेट एक्सपेरिमेंट, सॉरी बायोट सावर्थ लॉ। तो हम लोग जाएंगे किसके पास, BSL के पास। तो BSL कहता है, बायोट सावर्थ लॉ कहती है कि अगर आपके पास कोई करंट कैरिंग तार है और इस करंट कैरिंग तार से होकर अगर करंट दौड़ रही है, तो हमने देखिए अब इसका लेंथ कितना वो नहीं जानते हैं। एक हमने क्या कि इसमें एक छोटा सा लेंथ का हम लोग कल्पना कर लिए, इसको करंट एलिमेंट कहा जाएगा। तो इसमें आप आइडियल लगा दें। अब इस आइडियल से अगर मैं आर दूरी पे कोई पॉइंट ले लेता हूं P, और इसका डायरेक्शन को दिखाने के लिए मैंने आरकेप का यूज किया। इसका डायरेक्शन को दिखाने के लिए हम लोग क्या किए, आरकेप का प्रयोग किए। ये हम लोग आर ले लिए और यहाँ पे जो एंगल बनी है डीएल और आरकेप के बीच का, उसको हम लोग थीटा मान लिए। तो इस पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड का जो स्ट्रेंथ होगा, वो स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट एलिमेंट का। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एंगल ऑफ साइन बिटवीन डीएल वेक्टर एंड आरकेप, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन डीएल एंड पॉइंट P आर स्क्वायर। और जब भी हम लोग इसको बराबर करते हैं तो कोस्टेंट लेते हैं, कोस्टेंट की जगह μ0/4 आइडियल साइन थीटा ओपन कितना होती आर स्क्वायर। और जब इसको इन द वेक्टर फॉर्म लिखी जाती है, इन द वेक्टर फॉर्म, तो μ0/4 ये तो कोस्टेंट हो गया, आई डीएल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर बट्टे आर का पावर 3, ये होगी इन द वेक्टर फॉर्म। अब ये μ0 जो है इसका ऐसा यूनिट डियर स्टूडेंट एकदम फाड़ के याद रखना इसको, टेस्ला मीटर एम्पियर इनवर्स इसका ऐसा यूनिट होती है। और यूनिट में इसको बता दे रहा हूं, वेबर। अगर आप टेस्ला के जगह पर वेबर मीटर का पावर -2 का प्रयोग करेंगे तो -2 और मीटर का पावर या एक दूसरे से गुना होकर मीटर का पावर -1 बचेगा। एम्पियर इनवर्स 1 टेस्ला मीटर एम्पियर इनवर्स इक्वल टू 1 वेबर मीटर इनवर्स एम्पियर इनवर्स होती है। तो ये आपको क्लियर रखना पड़ेगा। तो ये μ0 का हो गया आपका वैल्यू और यूनिट। अब इसका हम लोग डायमेंशनल फॉर्मूला भी क्लियर करेंगे। इसका अगर आप वैल्यू चाहते हैं कि इसका वैल्यू क्या होगा, तो 10⁻⁷ टेस्ला मीटर एम्पियर इनवर्स, ये इसका वैल्यू होती है। अब ये फॉर्मूला जो है बायोट लॉ, इससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बन सकती है। एक करंट कैरिंग वायर से आर डिस्टेंस पर जो मैग्नेटिक फील्ड का जो स्ट्रेंथ होगा वो किस तरीका का होगा,
डायरेक्टली 1/r होगा कि 1/r² होगा कि r² होगा कि r होगा। तो इससे भी रिलेटेड अगर क्वेश्चन बनेगी तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी 1/r² का, इसमें भी ध्यान देना है। अब हम लोग आगे विचार करेंगे पॉइंट मैग्नेटिक फील्ड। जब भी हम लोग का मैग्नेटिक फील्ड एक पॉइंट लेते हैं, ये पॉइंट तो मेरा क्लियर होगी। पॉइंट नंबर मैं 2 पर जाता हूं, इसका एप्लीकेशन पहले थोड़ा कर लेते हैं। एप्लीकेशन क्या है कि अगर मान लीजिए मेरा कोई लूप है, लूप सर्कुलर टाइप का लूप है और इस लूप से होके करंट दौड़ रही है। लूप में नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। अगर इसमें मेरा करंट दौड़ रही है, ये उसका सेंटर होगी और ये दूरी रेडियस को r ले लिए, या बड़ा R भी आप ले सकते हो, चलिए बड़ा R ही ले लिए, कोई बात नहीं। यहाँ पे हमने सबसे पहले dl का कल्पना किया, एक करंट एलिमेंट हमने dl का कल्पना किया, तो इसका वैल्यू हो गया आइडियल, इसका आइडियल हो गई। और इधर होगा हम लोग का क्या, आर कैफ, स्मॉल r ले लिए, आर कैफ। डीएल और आर कैफ के बीच का एंगल जरा ध्यान से देखिए 90 डिग्री मिलेगा। तो इस सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होगी, तो डियर स्टूडेंट डीबी के कारण, डीएल करंट एलिमेंट डीएल के कारण जो वैल्यू होगी वो μ0/4π आई डीएल साइन थीटा बट्टे होगी r²। यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी है उसको बड़ा R लिए हैं, तो हम लोग बड़ा R का इस पर लिखेंगे। थीटा का वैल्यू हम लोग के पास 90 डिग्री है, तो साइन 90 डिग्री में वैल्यू देगा 1। तो हम लोग का जो डीबी का वैल्यू है वो कितना मिल रहा है, μ0/4π आई डीएल r²। अब बात हुई अगर हम डीएल के कारण मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू इतना जानते हैं, तो संपूर्ण लेंथ के कारण मेरा मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू क्या आएगा, तो बोथ साइड अगर हम इंटीग्रेशन कर देंगे तो डीबी का इंटीग्रेशन करने से बी होगा, μ0 आ जाएगी 4π आई डीएल का इंटीग्रेशन करेंगे तो डीएल का हो जाएगा टोटल लेंथ 2πr बटे होगी क्या r²। अब क्या होगी, r एक को कटेंगे तो b बराबर क्या होगी हम लोग का μ0/4π आई 2π होगी r। अगर डियर स्टूडेंट अगर आप और भी काटना चाहते हैं तो μ0 बचेगा और 2 बचेगा, 2 से काटेंगे, पाई काटेंगे और ऊपर आई होगी, नीचे r होगी। तो सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड मेरा आ रहा है उसका वैल्यू होगी μ0/2I/r, इतना होगी, r फॉर रेडियस। तो सेंटर पर अगर मेरे पास इस लूप के पास नंबर ऑफ टर्न्स, इस लूप में अगर नंबर ऑफ टर्न्स की संख्या, इस लूप में अगर नंबर ऑफ टर्न्स की संख्या n हो, तो टोटल होगा मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ सेंटर पर n से गुना कर देंगे तो इतना बनेगी। तो ये हो गया मेरा टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। अब ये जब लूप है तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, मैग्नेटिक मोमेंट जरा डियर स्टूडेंट इस पे फोकस करिएगा। मैग्नेटिक मोमेंट को डिनोट किया जाता है कैपिटल M से, यहाँ डिनोट करेंगे तो मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला होती है एरिया ऑफ लूप। लूप का जो एरिया है, एरिया ऑफ लूप इनटू एरिया ऑफ लूप, मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला होती है एरिया ऑफ लूप इनटू करंट इनटू नंबर ऑफ टर्न्स, ये होती है मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला। अब यहां से अगर मैं इसका यूनिट निकालूं, इसके ऐसा यूनिट, पाई का तो कुछ नहीं होगा, एसआई यूनिट का अगर हम बात करें तो रेडियस का होता है मीटर, तो मीटर स्क्वायर हो गया, नंबर का कुछ नहीं, करंट का हो गया एम्पियर, तो इसका ऐसा यूनिट हो गया एम्पियर मीटर स्क्वायर। अब एक पॉइंट और हम बात कर लेते हैं कि अगर मेरा कोई तार है इनफाइनाइट लेंथ का है और इसमें करंट दौड़ रही है, तो इसे r दूरी पर अगर मैंने कोई पॉइंट ले लिया तो यहाँ पे हम लोग डीएल का कल्पना कर सकते हैं, और r दूरी पे जो पॉइंट हम लोग पी लिए, इस पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड का जो वैल्यू होगा इसको एकदम पूरे अच्छा से क्लियर रखना है, μ0/4π 2I/r होती है। ये फॉर्मूला को आपको ध्यान रखना है। अगर इस फॉर्मूला को प्रूव करना है तो आप प्रूव भी कर सकते हैं, आप पढ़े ध्यान से इसको प्रूव भी कर लेना, ये फॉर्मूला होती है।
उसके बाद हम जाते हैं नंबर 4 पे, एम्पियर सर्क्यूटल लॉ। एम्पियर सर्क्यूटल लॉ, एम्पियर सर्क्यूटल लॉ। एम्पियर सर्क्यूटल लॉ कहता है कि अगर कोई मेरा करंट जो है अगर कोई क्लोज लूप से फ्लो कर रही है, ठीक है, तो कहता है कि इट स्टेट दैट द नेट लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये थ्योरी कहता है एम्पियर सर्क्यूटल लॉ, इट स्टेट दैट द नेट या टोटल लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू द mu naught times of the current passing through the closed या तो लूप, क्लोज सर्किट बोल सकते हो या लूप बोल सकते हो। कंसीडर करिए मेरा कोई एक बंद परिपथ है और इस बंद परिपथ से होकर आई विद्युत धारा फ्लो कर रही है, आई इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रही है। तो इसमें कहता है कि मैग्नेटिक फील्ड और करंट एलिमेंट मतलब डीएल का अगर मैं डॉट प्रोडक्ट निकालूं, इसका अगर हम प्रोडक्ट निकालेंगे तो इसका प्रोडक्ट का जो वैल्यू मिलेगा, इसका जो प्रोडक्ट का वैल्यू मिलेगा, जो लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड का जो वैल्यू होगा ये म्यू नॉट इनटू आई के बराबर होगी। अगर लूप में नंबर ऑफ टर्न्स n हो तो फिर n से हम गुना करेंगे, और अगर टर्न्स की संख्या का जिक्र ना हो तो हम लिखेंगे म्यू नॉट इनटू आई। इतनी होती है एम्पियर सर्क्यूटल लॉ में किसका, B इंटू डीएल का प्रोडक्ट। तो एम्पियर सर्क्यूटल लॉ के बाद हम लोग का आता है इसमें सोलिनॉइड, इसमें हम लोग का आता है सोलिनॉइड। सोलिनॉइड में क्या होती है, जैसे सबसे पहले मान लीजिए ये मेरा पेन है, ये सिलिंड्रिकल शेप में है, इसमें मैंने इंसुलेटेड तार को पूरा लपेट दिया। अब लपेटने के बाद जब इसमें हम करंट पास कराएंगे, तो जब करंट पास कराएंगे, जब हम इसमें हम लोग करंट पास कराते हैं तो करंट पास कराने से क्या होती है, इसके चारों ओर भी मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होती है। तो एक चीज भी यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है कि सोलिनॉइड के बाहर का जो मैग्नेटिक फील्ड होती है, इस जैसे हम लपेट दिए, लपेटने के इसके बाहर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा ये नेग्लिजिबल होता है, लेकिन सोलिनॉइड के अंदर का जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो यूनिफॉर्म होती है। सोलिनॉइड के अंदर के किसी भी पॉइंट का जो मैग्नेटिक फील्ड का जो वैल्यू होता है, किसी भी पॉइंट का मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू होती है वो करंट जितना फ्लो कर रहा है उसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ उसका भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और बराबर करने के लिए एक क्वेश्चन लेते हैं म्यू नॉट। तो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ को दिखाई जाती है छोटा n से, और इस छोटा n को अगर हम लिखें तो इसका फॉर्मूला बन जाएगा टोटल नंबर ऑफ टर्न्स बाय लेंथ। ये होती है मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू। तो एक सोलिनॉइड का जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है उसका वैल्यू इतना होगा। अब ये जो सोलिनॉइड है इसका अगर हम फाइंड आउट करना चाहें सेल्फ इंडक्टेंस का वैल्यू कितना होगा, तो सेल्फ इंडक्टेंस निकालने से पहले डियर स्टूडेंट आपको एक चीज निकालना पड़ेगा। सेल्फ इंडक्टेंस निकालने से पहले आपको एक पॉइंट दिमाग में लाना होगा कि अगर हम इसमें सेल्फ इंडक्टेंस का वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं तो सेल्फ इंडक्टेंस निकालने से पहले हमें निकालना पड़ेगा कि वैल्यू फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला होता है B इंटू ए इंटू कोस थीटा। अगर इस सोलिनॉइड में टोटल नंबर ऑफ टर्न्स की संख्या n है तो टोटल जो मेरा फ्लक्स होगा उतना होगी। तो n हो गया, B का वैल्यू आपको तो नजर आ रहा है, म्यू नॉट बाई क्या है, I है, n है, बाई n है, इंटू a है, और कोस थीटा का वैल्यू डियर स्टूडेंट, कोस थीटा का वैल्यू 0 होगी। जैसे फील्ड लाइन मेरा यहाँ से निकलेगी तो ये जो मेरा सरफेस है, ये जो मेरा सेक्शन है, यहाँ से जब सीधे निकलेगी तो कितना डिग्री एंगल बना के निकाल रही है, इस प्लेन के साथ तो 90 डिग्री बना रही है। इस प्लेन के साथ जब फील्ड लाइन 90 डिग्री बनाएगी तो इसका नॉर्मल जो होगा उसके साथ कितना डिग्री कोण बनाएगी, तो इसका नॉर्मल का दिशा भी होगा इधर और मैग्नेटिक फील्ड का भी दिशा होगा इधर। तो नॉर्मल और मैग्नेटिक फील्ड जस्ट एक दूसरे को होंगे पैरेलल, और पैरेलल होने की वजह से तो पैरेलल लाइन के बीच की जो एंगल होती है वो 0 डिग्री होती है, और कोस 0 में वैल्यू देते हैं 1। तो टोटल मेरा जो फ्लक्स की संख्या है वो कितनी होगी, म्यू नॉट इंटू आई इंटू ए इंटू एन स्क्वायर बाई होगी एल। अब हमें निकालना है क्या, अब हमें फाइंड आउट करना है सेल्फ इंडक्टेंस। सेल्फ इंडक्टेंस इज डिनोटेड बाई
कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस इज डिनोटेड बाय एल, और एल बराबर फॉर्मूला होता है फ्लक्स बाय करंट। तो फ्लक्स का फॉर्मूला है आपके पास म्यू नॉट इंटू आई इंटू ए इंटू एन स्क्वायर बाई एल ओपन होगी आई एक दूसरे को कैंसिल करेगा तो म्यू नॉट होगा, ए होगा, एन स्क्वायर होगी, बाई हम लोग का क्या होगी, एल होगी। ये हो गया मेरा टोटल मैग्नेटिक, ठीक है, सेल्फ इंडक्टेंस का वैल्यू। तो कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस एक सोलिनॉइड का इतना होता है, टोटल फ्लक्स का जो फॉर्मूला है वो इतना होती है। मैग्नेटिक फील्ड उसके इनसाइड किसी भी पॉइंट पर अगर जाएंगे तो ये भी याद कर सकते हैं, ये भी याद कर सकते हैं। ये जो मेरा कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस है, इस कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस या इंडक्टेंस का ऐसा यूनिट हेनरी होती है। हेनरी इज डिनोटेड बाय एच। अब कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस मींस इंडक्टेंस, अगर हमें डायमेंशन फॉर्मूला जानना है तो पहले मैग्नेटिक फील्ड का जानेंगे फिर विचार करेंगे। मैग्नेटिक फ्लक्स का ऐसा यूनिट याद रखना है, मैग्नेटिक फ्लक्स ऐसा यूनिट वेबर होती है। मैग्नेटिक फ्लक्स का ऐसा यूनिट वेबर होती है। मैग्नेटिक फ्लक्स का ऐसा यूनिट वेबर होती है। अब हम आगे विचार करेंगे कि अगर एक करंट कैरिंग कंडक्टर को अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखी जाए, जैसे कंसीडर ये मेरा यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है और यहाँ पे मैंने कंडक्टर को रख दिया, इस कंडक्टर से होकर आई करंट फ्लो कर रही है जिसका लेंथ एल है। तो जब भी कोई करंट कैरिंग कंडक्टर को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो ये बल अनुभव करती है। तो बल जो अनुभव करती है उसका दिशा को कैलकुलेट किया जाता है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से। तो ये जो हम लोग का बल अनुभव करती है वो करंट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, उसका लेंथ का भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, मैग्नेटिक फील्ड के स्ट्रेंथ का भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और एक चीज का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एल वेक्टर और बी वेक्टर के बीच के एंगल के साइन थीटा का। और जब हम लोग इसको बराबर करते हैं तो एक क्वेश्चन जनरल क्वेश्चन किया था जिसका वैल्यू 1 रखी जाती है, तो उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे। तो जब भी कोई करंट कैरिंग कंडक्टर को अगर आप यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो इतना बल अनुभव करेगी, और इसका मैक्सिमम वैल्यू तभी होगा जब परपेंडिकुलर प्लेस्ड करेंगे मैग्नेटिक फील्ड के साथ। अब यहाँ पर क्या है कि अगर एक पॉइंट आता है कि अगर मेरे पास दो कंडक्टर हैं, दोनों के दोनों पतले हैं और इनफाइनाइट लेंथ के हैं, दोनों के दोनों पतले हैं, इनफाइनाइट लेंथ के, एक का नाम मैंने एक्स वाई रख दिया, एक का नाम एक्स डैश वाई डैश रख दिया। दोनों के बीच की जो दूरी है ये डी है। इससे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है बच्चों। करंट सेम डायरेक्शन में जा रही है, इस में करंट I1 फ्लो हो रही है और दूसरा में करंट I2 फ्लो हो रही है। तो जब इसमें करंट दौड़ रही है तो इसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो कंडक्टर XY में करंट I1 फ्लो करने के वजह से इससे d दूरी पे हम एक पॉइंट यहाँ पर लेते हैं और इस पॉइंट का नाम हमने दे दिया P। तो P पॉइंट पर अगर हमें चाहिए मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू क्या होगी, P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ क्या होगा, तो डियर स्टूडेंट हमने अभी बताया था कि इनफाइनाइट अगर कोई वायर है, लेंथ है, स्ट्रेट वायर है और उससे r दूरी पर जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होती है उसको बताया था हम आपको म्यू नॉट बाई 4 उसके बाद होती है 2I बाई r। लेकिन यहाँ दूरी जो है इस तार से इस पॉइंट की दूरी d है, तो यहाँ d बैठाएंगे। जब इसमें करंट I2 दौड़ रही है तो यहाँ पर करंट इसमें दौड़ने की वजह से इसके चारों ओर भी मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो इस तार से अगर हम एक पॉइंट लेते हैं यहाँ पे P डैश, और P डैश पर अगर हम मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू फाइंड करना चाहें तो वैल्यू आएगा म्यू नॉट बाई 4 2I बाई d होगी। तो इसमें करंट I1 फॉलो करी तो I1 लिखेंगे, इस तार में करंट फॉलो करी I2 तो यहाँ पे हम लिखेंगे I2। तो B1 का भी वैल्यू मिल गया और B2 भी मिल गया। अब इसमें जब करंट दौड़ रहा है तो जो मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हुआ उस मैग्नेटिक फील्ड में ये कंडक्टर रखी गई है। तो जो एक्स डैश वाई डैश कंडक्टर है ये जो मेरा बल अनुभव करेगी, ये बल अनुभव करेगा B1 मैग्नेटिक फील्ड में और ये बल अनुभव करेगा B2 मैग्नेटिक फील्ड में। तो XY कंडक्टर कितना बल अनुभव करेगा, मतलब पहला कंडक्टर कितना बल अनुभव करेगा, तो बल का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं। क्या बल का फॉर्मूला होती है? बल का फॉर्मूला होती है ILB sin थीटा, ये फॉर्मूला होती है। तो F1 कंडक्टर में जो करंट फ्लो कर रही है Y1 है, लेंथ, तो ये जो कंडक्टर इसका लेंथ इनफाइनाइट है तो लेंथ हम ले नहीं सकते, तो हम विचार करेंगे कि इस कंडक्टर का यूनिट लेंथ कितना बल अनुभव करेगा।
तो यूनिट लेंथ तो लेंथ की जगह पे 1 बैठाएंगे। मैग्नेटिक फील्ड किनका वाला होगा, इनका मैग्नेटिक फील्ड में बल अनुभव करेगा। और क्या होगी, साइन थीटा, थीटा का वैल्यू होगी 90 डिग्री। अब ये हो गया मेरा I1 और B2 का अगर मैं वैल्यू देखूं तो B2 का वैल्यू है मेरे पास म्यू नॉट बाई 4 पाई, म्यू नॉट बाई 4 पाई होगा 2I2 बाई डी इंटू साइन नब्बे का वैल्यू होगी। अब मेरे पास वैल्यू कितना आ रहा है, म्यू नॉट बाई 4 पाई है, उसका 2 है, 2 के बाद I1 इंटू I2 है बाई डी होगी। तो ये हो गया मेरा F1। तो पहला जो कंडक्टर है वो हम लोग का B2 मैग्नेटिक फील्ड में जो बल अनुभव करेगा उसका वैल्यू हो गया 2I1 इंटू I2 बाई डी होगी, ये बल अनुभव करेगा। तो उसी प्रकार से दूसरा जो मेरा कंडक्टर है, दूसरा कंडक्टर जो मेरा बल अनुभव करेगा उसका वैल्यू होगा म्यू नॉट बाई 4 पाई 2I1 इंटू I2 बाई डी। सिमिलरली दोनों सेम बल अनुभव करेंगे और दोनों जो बल अनुभव करेंगे, ये जो बल अनुभव करेंगे F1 उसका दिशा होगी इधर और ये जो बल अनुभव करेगा उसका दिशा होगी इधर। ये डायरेक्शन जो है फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल से हम लोग कैलकुलेट करेंगे, निकाल सकते हैं। तो कैसा पता चल रहा है कि जब दोनों कंडक्टर से होकर करंट पैरेलल फ्लो कर रही है, सेम डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, तो ये दोनों कंडक्टर जो बल अनुभव करेंगे वो अट्रैक्टिव नेचर का होगा, अट्रैक्टिव नेचर का होगा। मैग्नीट्यूड सेम है बट डायरेक्शन अलग है, एक का डायरेक्शन उधर, एक का डायरेक्शन इधर। इसका मतलब हुआ कि ये न्यूटन के थर्ड लॉ का पालन करते हैं। जब हम करंट का डायरेक्शन को रिवर्स कर देंगे, इसमें करंट ऊपर कर देंगे, इसको करंट नीचे कर देंगे, तो बल तो इतना ही अनुभव करेगा लेकिन एट्रैक्टिव की जगह रिपल्सिव हो जाएगा। ये बल इधर दिखेगा, वो बल उधर दिखेगा। तो ये जो बल का फॉर्मूला है इसको ध्यान रखना है, इसी से क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव एग्जाम में बनती है। तो अगर क्वेश्चन में कहेगा कि I1 और I2 दो पैरेलल कंडक्टर में फ्लो सेम डायरेक्शन में कर रहे हैं तो बल का वैल्यू इतना होगा और ये एट्रैक्टिव लिखा हुआ रहेगा। तो इस चीज पे ध्यान देना है। अब ये हो गया हम लोग का सोलिनॉइड भी हो गया, ये भी होगी, एम्पियर सर्क्यूटल लॉ हो गया। दूसरी बात हम लोग फ्लक्स भी देख लिए। अब मैग्नेटिक फील्ड जो हम लोग का फोर्स है, फोर्स का फॉर्मूला ILB साइन थीटा बनी, तो B बराबर अगर हम जाएंगे तो F बाई आई इंटू एल इंटू साइन थीटा होगी। तो B का अगर मैग्नेटिक फील्ड का अगर हम डायमेंशनल फॉर्मूला जानना चाहें तो मैग्नेटिक फील्ड का बाबू ऐसा यूनिट याद रखना, मैग्नेटिक फील्ड का ऐसा यूनिट टेस्ला होता है, टेस्ला होता है। मैग्नेटिक फील्ड का ऐसा यूनिट टेस्ला होता है, शॉर्ट फॉर्म में बड़ा टी से इसको डिनोट किया जाता है। और अगर यहां से अगर यूनिट निकालेंगे तो यहां से भी यूनिट होगा। मैग्नेटिक फील्ड के अनेक यूनिट होते हैं लेकिन अगर हम बात करें ऐसा यूनिट तो ओनली एक ही है, टेस्ला। अब कितने मैग्नेटिक फील्ड के यूनिट्स होंगे सारे अभी हम आपको कर करके दिखाएंगे। फोर्स का वाट टेस्ला बराबर, जरा ध्यान से देखिए फॉर्मूला मैं यहां से बना दे रहा हूं। फोर्स का हो गया ऐसा यूनिट न्यूटन, करंट लेंथ का हो गया मीटर तो ऊपर जाके मीटर इनवर्स, करंट का हो गया एम्पियर तो ऊपर जाके एम्पियर इनवर्स। एक ये फॉर्मूला बनी, एक ये फॉर्मूला हम लोग का बन गई। अब यहां पे आते हैं दूसरा फॉर्मूला, अगर हम टेस्ला का लें तो फ्लक्स का फॉर्मूला होता है मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया इनटू cos थीटा। यहां से अगर B का फॉर्मूला लेंगे तो फ्लक्स बाई A इनटू होगी cos थीटा, इसका हो गया वेबर और एरिया का हो गया मीटर स्क्वायर। इसका और एक हो जाएगा वेबर मीटर का पावर -2, ये भी एक इसका एक यूनिट बनेगा। डायमेंशनल फॉर्मूला फोर्स का होता है ml t का पावर -2, करंट का होता है A और लेंथ का होता है L, साइन थीटा का कुछ नहीं होगी। L कैंसिल करेगा तो मेरा डायमेंशनल फॉर्मूला बन जाएगा ml0 t का पावर -2 एम्पियर का पावर -1। ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशनल फॉर्मूला, मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशनल फॉर्मूला। अब मेरा क्या बचा, मैग्नेटिक फ्लक्स बचा। मैग्नेटिक फ्लक्स का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा। तो मैग्नेटिक फ्लक्स बराबर होता है मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया इनटू cos थीटा, एरिया इनटू cos थीटा। तो इसका ऐसा यूनिट तो जानते हैं, वेबर होती है। मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशनल फॉर्मूला होती है m l का पावर 0 माइनस t का पावर हो गया -2 एम्पियर का पावर 30, एरिया का हो गया आपका l स्क्वायर और cos थीटा का तो जानते हैं कुछ नहीं होती है। तो उसी प्रकार से अगर हम इसका डायमेंशनल फॉर्मूला कैलकुलेट करें तो m होगा l का पावर 2 होगा, t का पावर -2 होगा और मेरा क्या होगा a का पावर -1 होगी। ये मेरा बनेगा मैग्नेटिक फ्लक्स का डायमेंशनल फॉर्मूला जिसके सही वेबर होती है। अब मेरे पास पॉइंट आता है कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस।
अगर हम कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस हो या म्यूचुअल इंडक्टेंस हो, अगर हम इसका डायमेंशनल फॉर्मूला निकालेंगे तो क्या होगा, एम एल का पावर एम एल स्क्वायर टी का पावर -2 एम्पियर, दिस करंट का होती है एम्पियर। अब मैं क्या करूंगा, एम्पियर को ऊपर ले जाऊंगा, एम एल स्क्वायर टी का पावर हो गया -2 और ये पावर 1 है, इसको ऊपर ले जाएंगे तो -1 होगी। तो एम एल स्क्वायर टी का पावर हो गया -2, एम्पियर का पावर हो गया -2। ये हो गया कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला।